जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुगल एम्पायर कोलैप्स करते हुए खत्म हो गया। वैसे तो ये वीडियो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आने वाले पार्ट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करने की कोशिश करूंगा। बिना किसी देरी के चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है दोस्तों 18th सेंचुरी एडी की, जब भारत में मुगल एम्पायर काफी पीक पे था औरंगजेब के द्वारा। लेकिन जो मुगल एम्पायर के साउथ और नॉर्थ एरिया में जो रूलर्स थे वो मुगल वंशज नहीं थे, यानी वो दूसरे रूलर्स थे, लेकिन मुगल्स के सामने टिक नहीं पा रहे थे, इसलिए मुगल्स के आगे झुक गए थे, यानी मुगल्स के अंडर में काम करते थे। फिर दोस्तों मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी गद्दी खाली हुई थी, उस गद्दी के लिए उसके बच्चों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिनमें से औरंगजेब के जो दो बड़े बेटे थे उनके बीच बैटल होता है, जिसे हम बैटल ऑफ जाजाऊ के नाम से जानते हैं, जो कि जून 1707 में हुआ। इस युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट की जीत होती है और 1709 में ये मुगल एम्पायर का रूलर बन जाता है। ओरिजिनली इसे प्रिंस मुआजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रूलर तो बन जाता है, लेकिन ये मुगल एम्पायर को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके बच्चों ने गद्दी के लिए काफी बगावतें कर दी थी, जिससे अगल बगल की डायनेस्टीज जो जुड़ी थी वो कोलैप्स करना चाहती थी। और इसे बनाए रखने के लिए बहादुर शाह फर्स्ट ने पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज को फॉलो किया, जैसे कि उस पॉलिसी से इसने जट्स को शांत, राजपूतों को शांत किया और इधर मराठास से कोई युद्ध ना हो, इसलिए प्रिंस शाहू को रिलीज कर दिया, जो कि बैटल ऑफ रायगढ़ में बंदी बन गए थे और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन थे। लेकिन दोस्तों इधर जो सिख कम्युनिटी थी वो मुगल एम्पायर को खत्म करना चाहती थी और बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पे सिख कम्युनिटी को लीड कर रहे थे बंदा सिंह बहादुर, जो कि गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे। और इन मुगल्स और सिख में काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जिनमें से ऐसा भी हुआ कि सिख दिल्ली तक पहुंच ही गए थे, लेकिन उन्हें वापस पुश बैक कर दिया गया। और इसी बीच बंदा सिंह बहादुर जी ने सच्चा बादशाह यानी ट्रू किंग का टाइटल अडॉप्ट किया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से कॉइन्स भी इशू कर दिया। फिर समय बीतता गया और 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और इसके बाद एक साल के लिए मुगल एम्पायर के रूलर बनते हैं जहांगीर शाह, जिन्होंने इजरा सिस्टम लाया ताकि फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो सके मुगल एम्पायर की। साथ ही इन्होंने नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदूज के ऊपर से जजिया टैक्स को भी हटा दिया। फिर दोस्तों इनका भी समय खत्म हो जाता है और 1713 में मुगल एम्पायर का नया रूलर बनता है फर्रुखसियार, जिसने सैयद बदर की हेल्प से जहांगीर शाह की मृत्यु कराई थी। और 1715 में मुगल गवर्नर द्वारा बंदा बहादुर सिंह और उनकी आर्मी को डिफीट कर दिया जाता है। अब दोस्तों फर्रुखसियार ने रिटायर्ड एक्सपीरियंस्ड गवर्नर असाफ जहां फर्स्ट को उनके घर से बुलवाया और डेक्कन का मुगल विसरॉय बना दिया और उपाधि दी निजाम उल मुल्क की। फिर दोस्तों 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन सरमन द्वारा फर्रुखसियार को काफी तोहफे दिए जाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर ये उनका मग्न करता साइन कर देते हैं, यानी उन्हें फुल परमिशन दे देते हैं इंडिया में व्यापार करने की। साथ ही उन्हें कलकत्ता और मद्रास में और भी जमीनें मिलती हैं। फिर दोस्तों फर्रुखसियार को अंधा करके मार दिया जाता है और गद्दी पर बैठते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला टाइटल इसलिए क्योंकि ये काफी डांस देखना पसंद करता था। और इसके बाद सैयद ब्रदर्स को असाफ जाह के द्वारा मरवा दिया और 1721 में मुगल कोर्ट द्वारा असाफ जाह को अवध का गवर्नर बनाने का फैसला लिया जाता है। लेकिन असाफ जाह इससे संतुष्ट नहीं था और असाफ जाह ने 1724 में बैटल ऑफ चकरखेड़ा में मुगल एम्पायर की आर्मी को हरा दिया और जाके बैठ गया हैदराबाद के गोलकोंडा में। लेकिन इसने मुगल एम्पायर से हट के अपना डायनेस्टी नहीं स्टार्ट किया था और ना ही मुगल्स ने इसे अपने से अलग समझा था, लेकिन फिर भी सब जानते थे कि ये अपने मर्जी से वहाँ से यहाँ आया। और इधर दोस्तों 1728 तक मराठा पेशवा बन चुके थे बाजीराव फर्स्ट और 1728 में इनके और असाफ जाह के बीच एक बैटल होता है, जिसे हम बैटल ऑफ पालखेड़ के नाम से जानते हैं, जिसमें बाजीराव फर्स्ट की जीत हुई थी। और उसके बाद बाजीराव फर्स्ट 500 कावरली मैन के साथ निकल जाते हैं दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए और उन्होंने मालवा, गुजरात, बंडलखंड को अपने कैप्चर में कर लिया था। अब देखो दोस्तों मुगल अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, तो इसी दौरान बंगाल, अवध और पंजाब के रूलर्स भी मुगल्स को टैक्स देना और उनका साथ देना बंद कर देते हैं और खुद को अपने नाम से एक अलग डायनेस्टी घोषित कर देते हैं। वैसे तो दोस्तों ये सारी बातें मैं अगले पार्ट में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझते चलिए। अब दोस्तों मुगल एम्पायर इस समय तक काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इसी बीच 1738 में नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, जो कि एक ईरान का एम्परर था। वो पहले लाहौर पर आक्रमण करके वहाँ से दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली को बुरी तरीके से लूटता है, जिसमें इसने पीकॉक थ्रोन को उठा लिया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था।
और दोस्तों उसने सिर्फ इंडिया को लूटा नहीं, बल्कि जो मुगल एम्पायर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में लोकेटेड था उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। अभी भी दोस्तों मुगल एम्पायर ग्रो कर सकता था, लेकिन 1747 से 1767 तक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया भारत पर, जिसमें इसने भी भारत को बुरी तरीके से लूटा। फिर दोस्तों 1748 में मुगल एम्पायर का रूलर बनता है अहमद शाह। ये वो अहमद शाह नहीं है जिसने आक्रमण किया था, ये मोहम्मद शाह के बाद आता है और ये एक बहुत ही बेकार शासक था। मतलब इसके राज में तो मुगल एम्पायर और भी नीचे चला गया। फिर दोस्तों 1754 में असाफ जाह के ग्रैंड सन द्वारा अहमद शाह को भी मार दिया जाता है और गद्दी पर बैठा दिया जाता है आलमगीर सेकंड को, जो कि एक पपेट रूलर था असाफ जाह के ग्रैंड सन का। यानी मेन पावर असाफ जाह के ग्रैंड सन फिरोज जंग थर्ड के पास थी। फिर दोस्तों आलमगीर थर्ड को भी मार दिया जाता है और गद्दी पर खुद बैठ जाता है फिरोज शाह थर्ड। और 1760 आते आते लगभग पूरे मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन शुरू हो चुका था, यानी पूरा मुगल एम्पायर कोलैप्स कर चुका था। सेम इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट में मराठा एम्पायर के बारे में बताऊं और उसके बाद मैं कनेक्ट करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।